हेलो दोस्तों, टॉप एग्जाम में चल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का सेकंड लेसन करवाने जा रहे हैं पब्लिक एक्ट, जिसका मतलब है लोक प्रशासन, जनता का प्रशासन। तो आज हम करवाने जा रहे हैं भारतीय संघात्मक व्यवस्था। भारतीय क्या होता है? पूरा भारत। और संघात्मक का मतलब होता है जहां केंद्र और राज्य का आपस में शक्तियों का विभाजन होना, अलग अलग रूप में काम करना, उसे बोलते हैं संघात्मक। और इनको जोड़ दिया जाए, किसको? राज्य को और केंद्र को जोड़ दिया जाए, उसे बोला जाएगा संघात्मक। और व्यवस्था को पता है पूरे देश की व्यवस्था जो होती है। तो पहला क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान की विशेषता लिखे भाई। तो भारतीय संविधान की विशेषता कौन कौन सी होती है? फर्स्ट है शक्तियों विभाजन। शक्तियों विभाजन का मतलब क्या हो गया कि पूरे, आपको पता है ऑल इंडिया भारत में जो केंद्र होता है वो कहाँ होता है? जो लोकसभा होती है, जो प्रधानमंत्री बनता है, उस प्रधानमंत्री की जो होती है उसे केंद्र बोला जाता है, सेंटर। जो सेंटर कहाँ है? दिल्ली में। और दूसरा है अलग अलग राज्य। तो शक्तियां, जो केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा है वो इस तरह बांटा गया है ताकि कहीं भी कोई भी चीजें काम करते हुए, किसी काम को रूप को देते हुए उन्हें दिक्कत ना आए। तो प्रत्येक संघीय देश की तरफ भारत भी केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उसे बोला गया है शक्तियों का विभाजन होना। बंटवारा मीन्स विभाजन होना। इन शक्तियों को 3 विषयों में बांटा गया है। संघ सूची। संघ सूची कौन सी होती है? जो केंद्र सरकार। राज्य सूची क्या होती है? जो राज्य की सरकारें होती है, जैसे हरियाणा, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, उनका। और समवर्ती सूची क्या होती है? जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके रूप में जो काम करता है, टेरिटोरियल एरियाज, पता आपको। सेकंड है लिखित संविधान। संघीय व्यवस्था में संविधान लिखित होता है। आपको पता हमारा संविधान बहुत लंबा है और लिखित रूप में है, ये आपको पता होना चाहिए। ताकि केंद्र और प्रांतों, प्रांत क्या होता है दोस्तों? राज्य। केंद्र और प्रांतों की शक्तियों का स्पष्ट वर्णन किया गया है कि भाई स्पष्ट क्या किया गया है इसमें? यह बताया गया दोस्तों कि केंद्र अपने रूप में क्या शक्तियां कर सकता है, क्या कार्य कर सकता है, और राज्य क्या कर सकता है। ठीक है, तो राज्यों को क्या कौन से कानून बनाने का अधिकार है और केंद्र को कौन से कानून बनाने का अधिकार है जो पूरे देश में लागू होते हैं। ओके, भारत का संविधान लिखित है, आपको पता ही है। इसमें 395 क्या है? अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है। क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। 1 नंबर में आ जाएगा कि भारत की सूची कितनी है। ठीक है, अनुच्छेद कितने हैं? 395। ओके, अगला क्या है? कठोर संविधान। संघ व्यवस्था में संविधान का कठोर होना अति आवश्यक है। भारत का संविधान कठोर है और संविधान की महत्वपूर्ण धाराओं में देखा जाए, संसद को 2/3 बहुमत तो राज्यों के विधानमंडलों के बहुमत से ही संशोधन कर सकती है। कहने का मतलब क्या है? जब कोई भी कानून बनाया जाएगा उसमें क्या है? संसद की जरूरत पड़ती है। अच्छा, जैसे आपको एग्जाम्पल है 370 धारा तोड़ी है, तो उसमें क्या हुआ है? लोकसभा को जब बहुमत मिला है तो बहुमत में मतलब क्या हो गया? सबसे पहली बात हमें यह पता होना चाहिए कि लोकसभा में सीटें कितनी होती हैं। तो कितनी है? 454 सीटें। तो उसमें से क्या होगा? जब उसमें 2/3 बहुमत जो मिल जाएगा और जो वोटिंग होगी उसका जो 2/3 बहुमत से वो आ जाएगा, तो ऑफ कोर्स कोई भी कानून बन सकता है और कोई भी धारा ऐड हो सकती है और कोई भी धारा तोड़ सकते हैं। ओके, अगला संविधान ही सर्वोच्चता। सर्वोच्चता मतलब होता है संविधान सबसे ऊपर हमारे देश का। सर्वोच्चता सबसे बड़ा संविधान है, पूरा इंडिया चलता है संविधान से चलता है। कोई भी कानून बनता है संविधान के अनुसार बनता है। कोई भी कानून पालन किया जाता है तो संविधान के अनुसार, और पूरा देश भी चलता है तो कानून संविधान के अनुसार। तो इसीलिए सबसे ऊपर क्या है? संविधान है। इसका मतलब है सर्वोच्चता। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का एकात्मक तत्व क्या है? क्वेश्चन समझने की अच्छी बात देखो याद ध्यान से कि भारतीय संविधान को ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो एकता में जोड़ती हैं? दैट इज एकात्मक तत्व। ओके, तो कौन कौन से तत्व? पहला, शक्तियों का विभाजन केंद्र पक्ष में होगा। भारतीय संविधान में शक्तियों का जो भी विभाजन किया गया है वो केंद्र पक्ष में है। और जिस संख्या सूची में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो इस संख्या भी राज्य सूची के विषयों की संख्या से अधिक है। तो इसमें बताया गया है कि सबसे बड़ा पावरफुल है जो वो केंद्र सरकार होती है। केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी राज्य में कानून लागू करवा सकती है, लेकिन राज्य नहीं करवा सकती। ओके, इनमें कुछ शक्तियों का विभाजन किया गया है। कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं कि जो क्या है,
मतलब राज्य बना सकती हैं, कुछ ऐसे कानून जो पूरे देश पर लागू कर सकती है, लेकिन वो कानून कौन लागू कर सकता है? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार कौन होती है ये आपको पता होना चाहिए। जिस भी बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, उसी की सरकार जो देश को चलाता है वही सेंटर होती है, वही केंद्र सरकार होती है। जैसे एग्जाम्पल फॉर दिस इन टूडेज प्रेजेंट क्या है कि बीजेपी सेंटर में है और जो केंद्र सरकार वो बीजेपी की है और प्रधानमंत्री कौन है? बीजेपी का है। ओके, आगे नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां आ जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन सुझाव कौन देता है? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल कौन होता है? जिस भी सरकार, जो सरकार केंद्र सेंटर में होती है, जिस सरकार का प्रधानमंत्री होता है, वही अपनी मर्जी से राज्यपाल को किसी भी राज्य में डाल सकता है। वो चाहे तो किसी भी राज्यपाल की बदली करवा सकता है। किसको परामर्श देकर? राष्ट्रपति को। ओके, नेक्स्ट, राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तन क्या होता है? संसद को राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करने, नवीन क्या होता है? नया राज्य बनाने का या पुराना राज्य समाप्त करने का अधिकार भी किसको है? केंद्र सरकार को। अगर है इकाई न्याय व्यवस्था, भारत में इकाई न्याय व्यवस्था की गई है। देश के सभी न्यायालय सर्वोच्च के अधीन कार्य करते हैं। सीधी बात है। अधीन का मतलब बताता हूं आपको। कई बार क्या होता है, कई बच्चों से हम पूछ लेते हैं भाई इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय कितने हैं? कोई कहता 5 है, कोई 10 है, कोई 8 है, कोई 9 कहते हैं। डेट्स रॉन्ग दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ऑल इंडिया में एक ही है। और सुप्रीम कोर्ट के नीचे सभी आते हैं हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट होता है हमेशा हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। ये पूरा ध्यान दे लो आप सभी बच्चों। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन आते हैं सारे हाई कोर्ट्स, और सुप्रीम कोर्ट एक होता है जो दिल्ली में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी भावना में एक है। कहने का मतलब यह है कि हमारा भारतीय संविधान संघात्मक है। केंद्र और राज्य को मिला दे तो संघात्मक हो गया, लेकिन भावना से वो एक है। मतलब हमारी भावना मतलब संविधान के रूप में एक है। कहने का मतलब ये है। तो कैसे है वो देखो आप। भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है, परंतु भावना से एक है भाई। भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षण पाए जाते हैं, जैसे लिखित और कठोर संविधान है भाई भारत का। शक्तियों का विभाजन किया गया है किसमें? राज्य केंद्र में दोस्तों। संविधान की सर्वोच्चता है क्या है? सबसे ऊपर संविधान को माना गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब न्यायपालिका जो भी है, आपको पता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जो भी कानून होते हैं वो क्या है? बिल्कुल आजाद रूप अपना काम करते हैं, उस पर कोई दबाव नहीं होता, इसीलिए से बोलते हैं स्वतंत्र। ओके, परंतु भारतीय संविधान में एकात्म तत्व भी मिलते हैं, जिनके कारण यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा एक है भाई। हम चाहे कहीं बैठे हो, चाहे हम दूसरे देश में हो, लेकिन हमारी भावना देश के प्रति है भाई। इससे बोलते हैं एकात्म दोस्तों। क्या बोलते हैं? एकात्मक। इसी तरह हम किसी राज्य में बैठे हो, कहीं हो, लेकिन हम भारत के अंग हैं, इसीलिए हम एक हैं। कहीं भी हम मतलब ऑस्ट्रेलिया बैठे हो, न्यूजीलैंड बैठे हो, जब हमारा वर्ल्ड कप आता है, भारत का मैच आता है, तो हम एक हैं। क्यों? हमारा जैसे भारत पे कि हमारा भारत जीतना चाहिए, वो एक दिखाता हमारे को। एक होता है मतलब एकता की भावना। केंद्र सरकार अनेक परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। सारे देश के लिए एक संविधान है और नागरिकों को एक हारी नागरिकता है। एक हारी का मतलब होता है एक ही नागरिकता है। वो नागरिकता क्या होता है? भारतीयता। हम सभी एक भारतीयता है, तो वो नागरिकता हमारी वो है। ओके, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो किसी राज्य में हो। राज्यपाल केंद्रीय सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। मैंने फिर बताया था आपको, जिस सरकार का प्रधानमंत्री होगा वही किसी को भी राज्यपाल बना सकता है किसी राज्य में, और हटा सकता है, ये उसका काम है। ओके, या बदली कर सकता है। तो राज्यपाल केंद्रीय सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है। संकट काल में देश का संघात्मक ढांचा एकात्मक ढांचे में बदला जा सकता है। इसके लिए संविधान के किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब सीधा ही है दोस्तों कि अगर मान लो किसी राज्य में आर्थिक स्थिति बुरी हो रही है, या फिर किसी में ऐसा लगता है कि भारी आक्रमण युद्ध का लगता है, तो वहां पे वो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या होता है कि उस राज्य को राष्ट्रपति संभालेगा, और सारे जो भी कानून लागू होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा होते हुए चलेंगे। ओके,
तो इसीलिए भारत में एकाधिकार न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है और संपूर्ण भारत के लिए एक ही चुनाव आयोग है। ओके, आगे अर्धसंघात्मक शब्द का अर्थ क्या है? बड़े अच्छे से क्वेश्चन लेकर हम ढूंढ गए, आपको किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि सारी पब्लिक गाइड का जो निचोड़ है वो मैंने इसमें डाल दिया वीडियो में। अब आपको कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है, छोटे से बड़ा पर्सन हर इस वीडियो में अटैच कर दिया मैंने। इसको अटैच करने का मतलब है अब अपने माइंड में अटैच कर लो आप सभी। ओके, और राइट डाउन कर लो कि यही चीजें आपकी आएंगी, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ओके, अर्धसंघात्मक अर्थ क्या है कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा तो किया जा रहा है, परंतु राज्य कम शक्तिशाली होता है बजाय केंद्र के, सेंटर के। केंद्र को बोलते हैं सेंटर और राज्यों का क्या बोलते हैं वो आपको पता ही होगा। ओके, पता लगाओ और बताओ वीडियो में। भारत की जो संघीय व्यवस्था को अर्धसंघात्मक व्यवस्था का नाम दिया गया क्योंकि भारत में केंद्र प्रांतों की अपेक्षा बहुत शक्तिशाली है। प्रांत तो राज्य है दोस्तों। प्रोफेसर केसी हवियर के शब्दों में बात की गई है कि भारत का नया संविधान ऐसा शासन व्यवस्था को जन्म देता है जो अधिक से अधिक अर्धसंघीय है और भारत एकात्मक लक्षणों वाला संघात्मक राज्य नहीं है, अपितु सहायक संघात्मक लक्षणों का एकात्मक है। कहने का मतलब ये क्या है, चाहे राज्य अलग अलग हो लेकिन हमारा राज्य सभी केंद्र से जुड़ा हुआ है, इसीलिए संघीय व्यवस्था हो गई। ओके, आगे राज्यों की स्वायत्ता का अर्थ क्या है दोस्तों? देखो यहां संघीय शासन प्रणाली में संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, बंटवारा किया गया है, विभाजन किया गया है, एक ही बात है। लेकिन राज्यों की स्वायत्ता का अर्थ है कि इकाइयों को अपने आंतरिक क्षेत्र में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जो राज्य है, मान लो हरियाणा मान लो, आप यूपी मान लो, पंजाब मान लो, राजस्थान मान लो, तो उनका क्या हक बनता है, उसी राज्य में कानून बना सकती है, उसी राज्य में लागू कर सकती है। जो भी कानून बनाना है उसको दूसरे राज्य में कानून नहीं बना सकती कोई। जैसे एग्जाम्पल फॉर दिस कि आपको लगे कि भाई हरियाणा में सरकार है, क्या वो यूपी में कानून बना देगी? नहीं नहीं नहीं, राज्य में जिसकी सरकार है हरियाणा में वही उसी राज्य में रहने वाले नागरिकों के लिए कानून बना सकती है और में नहीं। ओके, तो जो शक्तियां राज्यों को संविधान के द्वारा दी गई है उनमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जो क्या है, जो किसी राज्य में जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया है उसमें क्या है, केंद्र सरकार दखल अंदाजी नहीं कर सकती है, क्योंकि उसका हक बनता है एक मतलब सरकार के रूप में काम करने के लिए, उस राज्य की सरकार पे काम करने के लिए, उनके नागरिकों के लिए काम करने के लिए। ओके, आगे देखो तो भारत में शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता के कारण लिखो। क्या कारण है कि ताकि कि भारत में केंद्र सरकार शक्तिशाली होनी चाहिए? क्वेश्चन ये है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला आंसर, देश की विभिन्न समस्याओं का सामना करने के लिए शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था की गई है ताकि मतलब उन्हें यह लगे कि भाई सेंटर में जो चीज है वही देश को संभालेगी और उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। दूसरा, देश के आर्थिक विकास के लिए शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता थी और इसीलिए शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था की गई है। तीसरा, राष्ट्रपति एकता को बनाए रखने के लिए और राष्ट्रवाद की भावना के विकास के लिए शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता थी, इसीलिए बनाई गई है केंद्र सरकार। बाहरी आक्रमणों का मुकाबला करने के लिए और देश की सुरक्षा के लिए शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था की गई है। कहने का मतलब यह है कोई देश हमारे पर हमला करे तो राज्य सरकार बैठी ना रहे कि राज्य सरकार को करना क्या है, कौन उसको सलाह देगा। इसलिए सभी राज्य सरकारों से ऊपर एक सरकार बना दी गई है जो कि देश की अर्थव्यवस्था को देखेगी और कहाँ का युद्ध हो रहा है, देश की जो फाइनेंशियल सिस्टम है, ठीक है, जो आर्थिक व्यवस्था हो रही है, हर चीज पे मतलब शिक्षा पे, हर चीज पे मतलब उसको बांधे रखेगी और पूरे देश में काम करेगी। इसलिए सेंटर और केंद्र सरकार को लागू किया गया है। संघात्मक सरकार की विशेषताएं क्या होती है? तो संघात्मक सरकार दिखाती है। फर्स्ट है लिखित संविधान। संघात्मक सरकार संविधान सदैव लिखित और कठोर होता है और उनका मध्य शक्तियों का विभाजन भी दिखाया गया है कि कौन सी शक्ति कहां लागू होगी और उसमें क्या है, केंद्र सरकार सबसे मजबूत मानी जाती है। यदि शक्तियों का विभाजन स्पष्ट नहीं होगा तो दोनों सरकारों का मध्य गतिरोध की भावना पैदा हो जाएगी। इसलिए संविधान में चीजें लिखी गई है ताकि संविधान के अनुसार हर सरकार अपना काम कर सके। सेकंड पॉइंट, संविधान की सर्वोच्चता मैंने बताया था। संविधान पूरे देश के हर नागरिक के लिए ऊंचा है, ऊपर रहेगा। कोई भी अगर
सरकारी कर्मचारी या कोई भी अतिथि, कोई भी आदमी है, वो क्या संविधान के अनुसार होते हुए अपना काम करेगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, किसी की भी पार्टी की सरकार किसी राज्य में सेंटर बनी हो, लेकिन सबको क्या है, संविधान के अनुसार चलना होगा और संविधान के अनुसार अपना काम करना होगा अपने देश के नागरिकों के लिए। और देश के नागरिकों का भी यह कर्तव्य बनता है कि वो संविधान का उल्लंघन ना करे। और संविधान का मतलब है एक देश को संभालना, देश पर काम करना और देश के लिए काम करना। नेक्स्ट, कठोर संविधान। संघात्मक शासन प्रणाली में देखा जाए तो संविधान कठोर बनाया गया है, क्योंकि कहीं संविधान का उल्लंघन ना कर सके और कोई उल्लंघन करता है तो उसे सजा दी जाए। इस सजा का प्रावधान इसीलिए रखा गया है ताकि कोई इसको सदुपयोग ना कर सके। शक्तियों विभाजन मैंने बांट दिया, आपको पता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो बंटवारा है वही शक्तियों विभाजन है, जिसमें क्या है, केंद्र सरकार एक शक्तिशाली सरकार मानी जाती है जो पूरे देश को संचालन करती है। दोस्तों, एकात्मक सरकार की क्या विशेषताएं हैं? पहली, शक्तियों का केंद्रीकरण। एकात्मक शासन में शासन शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित होती है। कहने का मतलब निहित होता है कि सभी राज्य सरकार जो बनी हुई है उनके ऊपर क्या है, केंद्र सरकार है, सेंट्रल सरकार है और उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो क्या है, केंद्र क्या है, कुछ भी कानून बना सकती है पूरे देश के लिए, लेकिन क्या है, राज्य सरकार पूरे देश के लिए कानून नहीं बना सकती। केंद्र जब चाहे प्रांतीय अधिकारों या शक्तियों को छीन सकता है, उनकी शक्तियां जब चाहे हटा घटा बढ़ा सकता है। इन प्रांतों अथवा इकाइयों का अस्तित्व केंद्र पर निर्भर रहता है। ओके, नेक्स्ट, प्रभुसत्ता। एकात्मक शासन में प्रभुसत्ता केंद्र में निहित होती है और सारी शक्तियां केंद्र में निहित होती है, उसके अंदर मतलब सम्मिलित होती है। दोस्तों, इकाई नागरिकता। इकाई का मतलब होता है कि भाई कहीं भी हम जा रहे हैं लेकिन हमारी नागरिकता भारतीय है, हम भारत के रहने वाले हैं और भारत से जुड़े हुए हैं, उससे बोलते हैं तो नागरिकता एक ही होगी, वो है भारतीय। इकाई शासन व्यवस्था। इकाई का मतलब होता है जो एकात्मक शासन से जुड़ा हुआ है, एक ही विधान पालिका, एक ही कार्यपालिका और एक ही सर्वोच्च न्यायपालिका होती है जो उस पर कानून बनाती है और लागू करवाती है और उस पर काम करती है। तो उसके बाद हम दोस्तों बहुविकल्पीय वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और कल इस लेसन कंप्लीट कर देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आई होगी ये वीडियो, और एक चीज मैंने आपके लिए करवा दी है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी कोई भी समस्या आती है तो वीडियो को वॉच करो, कमेंट करो, ताकि आपकी समस्या समाधान हो जाए। टॉप एग्जाम चैनल आपका है, ठीक है। लेसन आपका भारतीय संघात्मक व्यवस्था है, पार्ट सेकंड है ये। दूसरा, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, वीडियो को फैला दो आवाज की तरह दोस्तों। ओके, थैंक्स दोस्तों।